नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में मैं भारती कुमारी। आज क्लासिक साहित्य श्रेणी में आप सबके लिए लाई हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी तौबे एक क्लचलो रे। बात शुरू हो गई उसके जन्म से ही 7 साल पहले से। हालांकि उसने पुरुष होकर एक पर्व के दिन जन्म लिया था, पर उसके भूमिष्ठ होने के बाद से ही उसे देखकर लोगों के मुंह विकृत हो गए। नाक संकुचित हुई, अमंगल वचन निकले सभी के विकृत मुंह से। उसका जन्म भी जन्माष्टमी की रात में हुआ था, इसलिए मैंने परिवार के लोगों को सुनाकर बार बार कहा, इसका नाम श्री कृष्ण रख दो। लोगों को लगा मैं उसके जले पर नून छिड़क रहा हूँ। गंवार पत्नी मुंह बिदका कर बोली, एहे मुआ करकुट्ठे काले का नाम होगा किशन महाराज। सभी हंसे। मेरा प्रस्तावित नाम हंसी में उड़ गया। पत्नी का दिया फूहड़ और अभ्रंश नाम चल गया, किशन महाराज। किशन महाराज के जन्म से मैं परिवार के अन्य सदस्यों की तरह निराश नहीं हुआ था। घोर श्याम वर्ण घुंघराले बालों वाला शिशु, कितना प्यारा। और दूसरी ओर उसकी छठी से पहले ही लोगों ने भविष्यवाणी शुरू कर दी थी। भादों में जन्म हुआ है, कहीं आसिन में कस के झड़ी बदरी लदी तो किशन महाराज 2 दिन में ही द्वारिकापुर सिधार जाएंगे नंगे पांव। छी छी, किसी के बच्चे के बारे में, किसी भी शिशु के संबंध में ऐसी बातें राक्षस गण वाला आदमी ही कर सकता है। छठी की रात में परिवार वालों ने अपने बथान के इतिहास पर आंसू बहाया। माँ छठी से प्रार्थना की। परिवार की बड़ी बूढ़ी ने, जय मैया छठी, मानुष को दो बेटा पशु को बेटी, ले जा मैया पाड़ा दे जा मैया पाड़ी। ले जा माने उठा लो, बलिदान लो, बथान में बेटा बच्चा कभी मत दो। यहाँ पाड़ा कहा गया है, पाड़ा भैंस के बच्चे को कहते हैं। पाड़ा मतलब मेल और पाड़ी मतलब फीमेल। आज हमारे परिवार के बथान पर मात्र 2 भैंसे हैं। कोसी कछार पर बसने वाले 12 वरन के जमींदार किसान भैंस पालते हैं। जिसके बथान पर 3 कोड़ी भैंसे ना हो उसे दरिद्र समझा जाता था, आज से 10 वर्ष पूर्व तक। अब इतनी भैंसे वे ही पोसते हैं जिनका दूध घी के सिवा और कोई कारोबार नहीं। किंतु बथान छोटा हो या बड़ा, ग्वाले का हो अथवा किसान का, पाड़े का जन्म सभी अवस्था में मनहूस ही माना जाता है। मुझे इसी बात की विशेष प्रसन्नता थी कि उसका जन्म मेरी ही दुख भरी पुकार पर हुआ था। इसकी खुराक का अधिकांश क्षीर मुझे ही मिलेगा, दही, जिसकी दुर्दिन में इस दुर्बल शरीर के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी। दूध दही हमारे गांव में भी दुर्लभ पदार्थ हो चुका था और वैद्य जी ने केले की रोटी के साथ सिर्फ दही खाने को कहा है। दही नहीं मिले तो मट्ठा से भी काम चल सकता है, किंतु खबरदार, ना एक रावा नमक का, ना एक दाना चीनी का। मुझे ऐसा लगा था मेरे कष्ट को दूर करने के लिए ही उसने ठीक समय पर जन्म ग्रहण किया है। अब इस माटी की काया में जो सभी तीर्थों से बढ़कर है, फिर से जान आएगी। अब धर्म बच पाएगा। आसिन की झड़ी बदरी अथवा माँ छठी उसे उठा भी ले तो मेरे दधी कदली कल्प में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। ओए, किशन महाराज मथान पर बोले। गांव में उन दिनों अकेला मैं ही ऐसा मर्द पुरुष था जो दिन भर अपनी खाट पर लेटा टुकुर टुकुर देखता रहता। भदई फसल कटनी के दिन थे, लोग खेतों में ही रहते थे दिन भर। उधर बथान पर किशन महाराज को छोड़कर दूसरा बेटा बच्चा नहीं। उसकी माँ मौसी भी खेतों में ही रहती। किशन महाराज को कौवे तंग करते और मुझे मक्खियां। बेचारा शुभ दिन में धरती पर आया और जन्म से ही अपमान और लांछना सह रहा है। पाड़ी होती तो गले में कौड़ियों की माला के साथ एक टुनटुनी भी पड़ी होती। कोई आंख की कीचड़ पोंछ जाती हवेली से बाहर निकलकर। कोई बड़ी जतन से दूध में जड़ी घिस कर पिलाती चुचकार कर। घर की बड़ी बूढ़ी सदा तीर धनुष लेकर बथान को अगोरती। उड़ने वाले हर परेवा पंछी को कौवा समझकर हाँकती। हाँ हाँ हश। ओ, किशन महाराज ने फिर से दुखी होकर पुकारा। याद है, खड़ाऊं पहनकर कीचड़ गोबर से गिलगिली ढेरी को पार करके मैं बथान पर गया। अचरज से वो मेरी ओर ताकता रह गया कुछ देर तक।
मैंने पूछा था। क्या है महाराज, कौवे तंग कर रहे हैं? वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उसके घुंघराले बालों को सहलाना शुरू किया। देखा, कई कुकुरमाचियों के कान के पास अड्डा बना लिया है। एक जोंक ना जाने कब से खून पीकर गोल हो गई थी। उसे सूखी जमीन पर ले आया। उसका डगमग करके चलना ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पर आई। घाव पर चूना लगा दिया। आंख के कीचड़ को झिंगुनी के पत्ते से पूछा। कीचड़ ही नहीं, उसकी आंखों से आंसू भी चू रहे थे। अपने चौपाल के पास ठीक अपनी खाट के सामने खूंटे से उसे बांध दिया। स्थान परिवर्तन से अथवा मेरा साहचर्य पाकर वो प्रसन्न हुआ था। रह रहकर नाचने की चेष्टा करता। उस दिन मैंने उसके संबंध में बहुत देर तक सोचा था। आसिन की जानलेवा झपसी से उबर भी जाए तो पुरुष होने का पाप जीवन भर भोगना पड़ेगा उसे। 3-4 साल बाद किसी भी मेले में बेच दिया जाएगा। पूरब मुल्क से आए हुए व्यापारियों के दल का कोई लबाना यानी जो पाड़ा खरीदता है, भैंस के बच्चे को खरीदता है, उसके पुट्ठे पर हाथ रखकर परीक्षा करेगा। अभी तो एकदम बच्चा है, हल लगने के काबिल नहीं है, लेबो ना एटा लेबो ना। शायद हर बात में लेबो ना सुनकर ही लोगों ने व्यापारियों को लबाना कहना शुरू कर दिया था। एटा लेबो ना। उसी दिन किशन महाराज से मैंने अपनी भी तुलना की थी। बेकाम का आदमी, बीमार, परिवार का बोझ। किशन महाराज को बेचकर परिवार वालों को 60-70 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। मुझे मुफ्त में भी कोई नहीं ले जाएगा। पेट का रोगी चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है, ये मैं जानता हूँ। शाम होने से पहले ही परिवार का सर्वकनिष्ठ सदस्य पाठशाला से बही बस्ता लेकर लौटा और अचरज से ठिठक कर हमें देखने लगा। मैंने झिड़की दी थी। इस तरह उल्लू की तरह आंखें गोल गोल करके क्या देख रहा है? उसे दिखलाकर मैंने पाड़े के मुंह के पास लाकर चुचकार दिया। ईर्ष्या अथवा आश्चर्य के मारे आदमी के उस पिद्दी बच्चे ने मेरी ओर घृणा की दृष्टि से देखा, फिर धरती पर थूकता हुआ आंगन की ओर भागा। राम राम राम, तौबा तौबा, बाबूजी निर्घिन डोम भेल, पाड़ा के थुथनी में चुम्मा लेल। अपनी हंसी को होठों से समेटती सिकोड़ती मेरी गंवारीन फिर आई। ए, किशन महाराज दलान पर बंधे हैं। बंधे हैं माने? आज से यहीं बंधेगा, इसी जगह। मालूम है, दूध पीते पाड़ा का गोबर ठीक पेचिश से पीड़ित व्यक्ति की पत्नी को इस तरह दांत निपोड़ कर नहीं हंसना चाहिए, पर कौन समझाए। खैर, और तुम्हारे बच्चे तो मलियागे चंदन ही गोबर करते हैं। उसकी हंसी और भी जहरीली हो गई। जाते जाते चोट कर गई। वही जो कहा है ना, दुबला काहे तो रीस के मारे। मैं समझती हूँ ये रीस। इनके सामने ना हाथ से गिरे नून, ना पात से गिरे चून। सो रीस कीजिए चाहे खीस, गुस्साइए या पगलाइए, वैद्य जी ने कहा है, चाय की एक बूंद नहीं तो नहीं। वैद्य जी ने मीठी बोली सुनाना भी मना किया है शायद। मीठी बोली एक बूंद नहीं। शाम तक सभी लोग खेत खलिहान पानी मैदान से वापस आए। प्रत्येक व्यक्ति ने पाड़े को पलानी में बंधा देखकर अचरज प्रकट किया, विरोध किया। इधर मेरे मन में गांठ पर गांठ पड़ती गई। वज्र गांठ, पाड़ा यहीं बंधेगा। थोड़ी देर बाद ही बथान की महिसी आई। हिकुरती डकरती बथान पर आ गई। पाड़ा कहाँ? किशन महाराज ने पलानी से जवाब दिया, मैं यहाँ। पाड़े की माँ को सबसे अधिक अचरज हुआ था। आज विस्तार पूर्वक उसके संबंध में कहने का अवसर है। 7 साल के युवक किशन महाराज के कृत्यों के लिए मुझे अपराधी प्रमाणित करने की चेष्टा की जा रही है। मुझसे जवाब तलब किया गया है। जानता हूँ, कचहरी के में ऐसे बयान आज़ादी के लड़ाई के दिनों में क्रांतिकारी लोग ही देते थे, जिन्हें तत्कालीन हाकिम ना पढ़ते थे ना सुनते थे। किंतु आपके संबंध में मशहूर हो चुका है कि आप किसी भी मुकदमे में राय रत्ती तक पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसीलिए साहस करके इतना लंबा चौड़ा बयान तैयार किया है। तो ये हुई किशन महाराज के बचपन की कहानी।
संक्षेप में कहने पर भी इतना कहना आवश्यक है कि दिन रात मेरे साथ रहने के कारण वो मेरी हर बात को समझने लगा और मैं हो गया उसकी भाषा का पंडित। आसिन में 8 दिनों की झपसी लदी रही। इस बार पाड़ा दिन भर कूदता फलांगता रहा। 8वें दिन उसकी कृपा से मेरे असाध्य रोग में आशातीत सुधार हुआ। दही खाने से चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है। वैद्य जी ने सुबह शाम अगहनी धान के खेतों में के आसपास टहलने की सलाह लिख भेजी। कहना नहीं होगा, पाड़ा भी मेरे साथ वायु सेवन करने जाता नित्य। तो यही भांति बालकांड समाप्त। पेट का रोग दूर हुआ, किंतु पेट की चिंता बढ़ गई। जिस दिन गांव छोड़कर जा रहा था, पाड़ा बैलगाड़ी के पीछे बहुत दूर तक आया था। एक ही संजा, लौट जाना अब। मेरी बोली कंठ में अटक गई थी। मेरी अनुपस्थिति में पाड़े को कोई कष्ट ना हो, परिवार वाले उसे बेच ना दे, पत्नी को प्रत्येक पत्र में याद दिलाता। जब परिवार के एक सदस्य ने जिद पकड़ ली तो मेरी पत्नी ने लिखवाया, कन्हई बाबू दिन रात पाड़े की ही बात करते हैं, कहते हैं लोगों की फसल नुकसान करता है। कौन दिन रात उलाहना सुने। बोल रहे थे कि गांव के ही मखदूम मियाँ 90 रुपया दे रहा है। मैं कहती हूँ भेज दीजिए कन्हई बाबू को उनका हिस्सा 45 रुपया। कलेजा फटा जा रहा है उनका। रुपये नहीं भेजे। 4 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया। गांव पहुंचकर देखा जो सोचा था ठीक वही हुआ है। पाड़ा बेच दिया गया है। मखदूम मियाँ के बथान पर मोटी रस्सी में जकड़े हुए किशन महाराज को देखकर मेरा रोम रोम कलपने लगा। उसको बस में लाने के लिए मखदूम ने उसे बेरहमी से पीटा था। सारी देह में साटी के दाग लंबे लंबे पड़े थे। 110 रुपये नगद देकर मखदूम ने पाड़ा छोड़ा। उसी बार गांव के 5 पंचों के बीच कहा आया, यह पाड़ा आज से सबका हुआ, गांव का, इलाके का। उस बार 4 दिन तक पाड़े से ही मन की बातें की। पत्नी बोली, कन्हई बाबू ने रुपये गिनकर मखदूम के हाथे में पाड़े की रस्सी थमा दी, लेकिन पाड़ा रस्सी तुराकर आंगन भाग आया मेरे पास। मैं रसोई घर में थी। वहां पहुंचकर डिकरने लगा। एहे, आंख से लोर झहर झहर रह रहे थे। आंचल में छिपने की कोशिश कर रहा था मानो। इसके बाद की कहानियां मैंने भी सुनी हैं। जब जब गांव आया एक ना एक कहानी सुनी पाड़े की। अलौकिक कहिए या असाधारण। कहते हैं पाड़े में कई विशेष गुण प्रकट हुए क्रमशः। सुधा तो वो ऐसा निकला कि गांव भर के बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते, किंतु बड़े बूढ़े आदत से लाचार होकर कभी गाली देकर बात करते पाड़े के नथुने से फोंस फोंस आवाज निकलने लगती। उज्जड़ राम बुहारन बिना गाली के कोई बात नहीं बोल सकता। एक दिन उसने कहा, सरवा पाड़ा। बस सरवा सुनते ही किशन महाराज पैरों से खुर्री काटने लगा। एक टोकरी धूल उड़ाकर राम बुहारन की आंखों में झोंक दिया। मखदूम मियाँ के मन से लोभ मोह दूर नहीं हुआ था। हालांकि उस पर नजर पड़ते ही पाड़ा आज्ञा पैदाल हो जाता। मखदूम हमारे टोले का रास्ता ही भूल गया था, किंतु दिन रात पाड़े के लोभ में वो तरह तरह की बातें सोचता। उसने अपने दूर के गांव के एक यगाना से परामर्श किया। मुष्टंड मवेशी चोर यगाना उसको बोला, लोहे की सिकड़ी और दांत वाले नाथ से तो शेर भी थर थर कांपता है, और ये कमबख्त भैंस का पाड़ा। एक रात को वो आए चुपचाप पाड़े की चोरी करने, मखदूम और असगर। ऐसा लगता था कि किशन महाराज ने धूल उड़ाकर उन्हें सचेत करने की चेष्टा की होगी। पहले जब असगर ने भाला फेंक कर पुट्ठे पर घाव कर दिया, तब उसने निरुपाय होकर सीधे हमला बोल दिया होगा। बारी बारी से चहेट कर उसने मखदूम और असगर के हाथ पांव तोड़े थे। इस घटना के बाद से ही उसने गांव में चौकीदारी शुरू की होगी। वो कब से रात में पहरा देता है किसी को नहीं मालूम। तनुक शाह के पिछवाड़े में किसी की चीख सुनाई पड़ी। तनुक शाह के परिवार वाले जगे, किंतु साहस नहीं हुआ पिछवाड़े की ओर जाने का। चीख पुकार क्रमशः बढ़ती गई। बचाइए हो गांव के लोग, अरे बाप रे बाप, मर गए। लोग लहूलुहान लोग हा हो करते देखने आए। देखा तनुक शाह के पिछवाड़े में एक आदमी लहूलुहान पड़ा कराह रहा है और पास खड़ा किशन महाराज रह रहकर हुत्था मारता है। तो फिर उस चोर ने ही पाड़े की कहानी बताई। उसने बताया जब वो गांव में घुस रहा था, पाड़े ने उसे अचरज से देखा था।
और फिर जैसे ही सेंध लगाना शुरू किया, ना जाने किधर से आकर पारे ने उसे हुथियाना शुरू कर दिया। तनुक शाह के साथ गांव वालों ने भी एक स्वर में उसे देवहा पारा कहकर उसकी पूजा की, सींगों में घी लगाकर, सिर पर अक्षत दूब डालकर। कच्चा केला उसका प्रिय फल है, मेरी पत्नी ने बताया था। इसीलिए तनुक शाह ने 2 दर्जन कच्चे केले खिलाए थे किशन महाराज को। लेकिन 2 दर्जन केले खाकर उसको नीति भ्रष्ट नहीं कर सका तनुक शाह। एक दिन सुबह उठकर तनुक शाह ने हाय हाय कर पंचगुहार की। पारे ने 2 बीघे तंबाकू को रौंद कर समापत्तन कर दिया है। 200 रुपये का माल मेरा, हाय रे हाय। गांव के किसी पंच ने हमदर्दी नहीं दिखलाई। बच्चे के मुंह से निकला, ठीक ही किया, जैसी करनी वैसी भरनी। परसों ही बेचारे अजब लाल दास की मवेशी की कुर्की करवाई है तनुक शाह ने। बेईमानी से 300 रुपये का चिट्ठा बनाया, फिर नालिश करके चुपचाप डिग्री करवा ली। अच्छा किया है पारे ने। दूसरे दिन भरी दोपहरी में तनुक शाह ने चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो देखो हो लोगों, पारा पगला गया है हो। गांव भर के लोगों ने तमाशा देखा। तनुक शाह के 4 बीघे में फूली फुलाई सरसों रौंद रहा है पाड़ा। उन्मत्त होकर खेतों में दौड़ रहा है, इस छोर से उस छोर तक। पीली चदरी चिट्ठी हो रही है मानो। तनुक शाह चुपचाप देखता रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसी शाम को अजबलाल दास से डिग्री की सफाई कर ली, असल 30 रुपये देकर। सूद भी नहीं लिया, 1 पैसा भी नहीं। संतोखी ततमा की बेवा मुसम्मत दिन भर किसानों के घर में धान चावल कूटती छांटती। तीसरे पहर दौड़ी जाती 2 मील दूर स्टेशन की गुदरी पर हल्दी और हरी मिर्च बेचने। लौटती बेर कभी कभी गुदरी पर ही दिया बाती जल जाती। संतोखी की बेवा पारे को पुकारती हुई पगडंडी पकड़ती। पारे के लिए वो रोज 1 छीमी कच्चा केला खरीद कर लाती। पारे के प्रति उसकी भक्ति के पीछे है एक अंधकार की घटना। संतोखी की बेवा ने मेरी पत्नी को सुनाया है। गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की नजर में संतोखी की बेवा बहुत दिन से नाच रही थी। एक दिन घात में बैठे पाट के खेत में गुनगुन करती, अपने आप ना जाने किससे झगड़ती बड़बड़ाती संतोखी की बेवा खेत के पास आई। भले आदमी ने अचानक हमला नहीं किया, हालांकि उसकी अवस्था उस समय जानवर से भी बदतर थी। बाजाबता प्रेम निवेदन से प्रारंभ किया बाबू साहब ने। 3 आने की हल्दी बेचकर 1 कन्नी का नून लेकर लौटती हुई संतोखी की बेवा 10 रुपये का नोट देखकर कांप उठी थी। लगा बाबू साहब की पॉकेट से सांप निकला फन काढ़े हुए। लेकिन वो चीख नहीं सकी, चिल्ला भी नहीं सकी, क्योंकि बाबू साहब पैर पर गिर पड़े। छी छी छी, उठिए बाबू साहब। ठीक इसी समय पता नहीं किधर से पाड़ा आकर हाजिर। पाड़ा को देखते ही गांव के नरपुंगव की पुंसक्ति समाप्त हो गई। सच कहती हूँ मालकिन, उस दिन किशन महाराज नहीं आ जाता तो मैं तो डूब चुकी थी। संतोखी की बेवा ने मेरी पत्नी के कानों में फिसफिसाकर कहा था। किशन महाराज रघुवर महतो के कूप पर पानी छोड़ और किसी गड्ढे तालाब में मुंह नहीं रोपता। ठीक दोपहर को रघुवर महतो के कूप के पास जाकर खड़ा हो जाता। बूढ़ा रघुवर महतो अपने हाथ से पानी भरकर पिलाता था, नियम पूर्वक। रघुवर महतो के कच्चा मींगा आम के 2 पेड़ थे। आम के मौसम में टिकोला लगते ही पेड़ों के नीचे मचान गाड़ कर बैठता बूढ़ा दिन रात। पिछले साल बूढ़ा बीमार पड़ा। दिन भर उसकी बेटी बतसिया ने पहरा किया, पर रात में कौन पहरा देगा। रघुवर महतो का कहना है सूरज डूबने से पहले ही पाड़े ने पेड़ के पास आकर डेरा डाल दिया है। फिर दूसरे दिन सुबह जब बतासो पेड़ के पास गई तो वो उठा। पाड़ा नहीं, देव है देव। अब अंतिम कहानी मेरी देखी सुनी। बिहार विधानसभा में जमीन हदबंदी के सवाल पर विचार होना अभी भी बाकी है, लेकिन जिस दिन ये प्रस्ताव सदन में पेश हुआ उससे 2 माह पहले ही छोटे बड़े किसानों के मन में पाप समा गया। जिले में किसान और गरीब बटाईदारों में कई जगह गुत्थम गुत्थी भी हो गई। ये तो किसी से छुपा नहीं है। मुझे भी चिट्ठी आई गांव से। जमीन जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मुझे स्वयं इस झंझट के समय उपस्थित रहना चाहिए। पत्नी ने लिखवाया,
कन्हैया बाबू कहते हैं कि भैया के कारण ही पैमाइश बंदोबस्त के समय 50 बीघे जमीन चली गई मुफ्त में। दान खैरात करनी हो तो अपने हिस्से की जमीन करें, मेरे हिस्से की नहीं। गांव पहुंचते ही मुझे गुप्त सूचना दी छोटे भाई कन्हैया बाबू ने। इस बार बटाई करने वाले फसल काट कर नहीं ले जाएं। सभी बड़े किसान चिंतित हैं, एक चुटकी धान नहीं देंगे बांट कर, वे सुना है। इसलिए हम लोगों ने माने आसपास के कई छोटे बड़े किसानों ने मिलकर गुप्त परामर्श करके ये तय किया है, नहीं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। छतियोना के शिवशंकर सिंह को चोट पर चढ़ाया है। सबसे पहले तय हुआ है कि पहले शिवशंकर अपने किसानों को फसल कटवा कर ले जाएंगे अपने खलिहान पर। उसके बाद हम सभी अपने बटाईदारों से कहेंगे, जब दीगर गांव का किसान फसल काट कर अपने खलिहान पर ले गया तो हम क्यों तुम्हारे खलिहान पर फसल जाने दें। और आप मेहरबानी करके चुप रहिएगा इस बार, नहीं तो। मैंने पूछा, यदि बटाईदार लोग अपने आप ही राजी खुशी से फसल हमारे खलिहान पर ले आए तो? कन्हैया बाबू तुनक कर बोले, देखिए भैया, आप फिर इस बार सबको फेरे में डालिएगा लगता है। भला वे क्यों लाएंगे? मैंने तर्क छोड़ा नहीं। क्या आपस में सुलह से कोई रास्ता नहीं निकल सकता? मान लो ये तय किया जाए कि ना किसान अपने खलिहान पर ले जाए और ना बटाईदार। गांव के बाहर एक पंचायत खलिहान बने। कन्हैया बाबू चिढ़कर आंगन की ओर चले गए। जाते समय कुछ बोले तो नहीं, किंतु उसकी मुद्रा बोली, आपके जैसा मूर्ख कहीं नहीं देखा। मेरी पत्नी आंगन से मुंह लटकाकर आई। उसकी दलील सुनकर मैं चुप हो गया। जब जगह जमीन ही नहीं रहेगी तो बाल बच्चे खाएंगे क्या? कन्हैया बाबू कहते हैं कि अखबार की नौकरी भी कोई नौकरी है, सुनते हैं पेंसिल भी नहीं मिलता। आपके पैरों पड़ती हूँ, चुप रहिए। चुप रहा मैं 5 दिन तक। अखबार की नौकरी भी कोई नौकरी है? 5वें दिन अभिसंधि के अनुसार छतियोना के किसान शिवशंकर सिंह हरवे हथियार, लुटेरे, जन मजदूरों और लठेतों के साथ जमीन पर आ धमके। गांव के सभी बटाईदार अवाक हो गए। ये क्या, अचानक कौन नया कानून पास हो गया? अंधेर है, जुल्म है। मुझे लगा अचानक कुत्सित रोग मधुमेह का शिकार हो गया मैं। एक एक कर सभी बटाईदार हमारे दरवाजे पर आए, दौड़ते, रोते, चिल्लाते। मैंने देखा कन्हैया बाबू निर्विकार भाव से पान में चूना लगा रहे हैं। पान मुंह में डालकर गंभीर हो गए। हमें क्या कहने आए हो? आप लोग चलकर शिवशंकर बाबू से पूछिए कि उसके बाद अभागे बटाईदारों ने मेरी ओर देखा। बेकारी के समय मैंने भी गरीबों की पार्टी का झंडा ढोया था। संभवतः मेरी खादी की धोती को देखकर ही उन्हें मुझ पर भरोसा हुआ था। मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगे, हे लाल बाबू, यही उचित है। साल भर की खेती में बाल बच्चे, औरत मर्द मिलकर हमने फसल उगाया और आज आप लोगों के रहते ऐसा होगा। लाल बाबू चुप रहे, अपने पसीजते हुए दिल को मन ही मन पत्थर बनाने की चेष्टा में व्यस्त। आंखें मूंद ली लाल बाबू ने। बहुत मुश्किल से बोले, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में है क्या? अखबार की नौकरी कोनो नौकरी है? पुलिस का सिपाही होता तो मेरी वर्दी का थोड़ा प्रभाव पड़ता। हाय, छोड़कर वे चले गए। बटाईदारों के टोले में कोहराम मच गया। औरतें छाती पीटने लगी, बच्चे बिलखने लगे, कुत्ते रोने लगे। उधर खेतों में लुटेरे जन मजदूरों के लठेतों से सम्मिलित जय ध्वनि हुई, हो। मेरे स्नायु मंडल पर प्रतिक्रिया शुरू हुई। ऐसे अवसरों पर मेरा शरीर कांपने लगता है। मलेरिया बुखार चढ़ते समय जैसी कपनी होती है वैसे ही। बच्चे और स्त्रियों की चीख पुकार की आवाज आने लगी। कौन दौड़ी जा रही है? नंगी औरत, पगली औरत, एकदम नंगी, नाच रही है। लूट ले दुश्मन, वहां लूट ले। कौवे का काँव काँव। अथवा मैं ही पगला गया। लाल बाबू आप देवता हैं, लाल बाबू आप राक्षस हैं, लाल बाबू। मेरे कानों में कई ध्वनियां चल रही थी। लाल बाबू जरा खेत पर चलिए। मैं क्या कर सकता हूँ? कौन है? शिवशंकर सिंह का छोटा भाई देवशंकर सिंह। मुझे क्यों बुलाने आया है? मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे बहुमूत्र रोग है। मैं एक डग भी नहीं चल सकता। मैं नशे में चूर हूँ। मैं जानवर हूँ। कोई मुझे क्यों बुलाएगा? लाल बाबू,
देवशंकर ने कड़क कर मुझे होश में लाने की चेष्टा की। बोला, आप अपने पारे को पुकार लीजिए, वहां खेत में। क्या? खेत में पारा? अर्थात किशन महाराज पहुंच गए धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में? तब फिर क्या, जिधर कृष्ण उधर विजय। लाल बाबू जल्दी चलिए। भैया जाइए ना, पुकार लीजिए पाड़े को। मेरी कपकपी रुक गई हठात। मेरी घुटती हुई उत्तेजना को रास्ता मिला। मैं क्यों जाऊं? पारा मेरा नहीं, सारे गांव के लोगों का है। मैं क्यों पुकारने जाऊं? मैं किसी का नौकर नहीं, ना तुम्हारा ना तुम्हारे शिवशंकर सिंह का। देवशंकर चला गया। नंगी औरत रोती भागती चली गई। कन्हाई बाबू भी चले गए। खेत में फिर से हो की आवाज आई। मैंने उत्कर्ण होकर सुना। इस बार जय जयकार अथवा हर्षध्वनि नहीं, धर्म क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से किशन महाराज को भगाने के लिए हल्ला किया जा रहा है। हस, होय हो, हट, हट, मारो। शोरगुल बढ़ता गया। अब किशन महाराज अपने पैरों से खुर्री काट कर धूल उड़ा रहा होगा। मारो मारो, झूठा फायर, भागो। और इस बार का फायर झूठा नहीं था। मैं दौड़ा। खेत पर पहुंचते पहुंचते किशन महाराज का रथ दूर जा चुका था। परिवर्त क्रिया के झोंके से उसकी देह थरथरा रही थी। रह रहकर पैर झटक रहे थे। रे कृष्णा। मेरे किशन ने किसी की जान नहीं ली। वो गरीबों के हक की रक्षा कर रहा था। ईंट पत्थरों की मार खाकर भी धूल उड़ाता रहा, सिर्फ चेतावनी देता रहा। फिर लाठी चली। वो अहिंसक रहा। सींगों से डराना, धूल उड़ाना, हिंसा नहीं। तीर और भालों से घायल हुआ, देह छलनी हो गई। तब उसने 2 लुटेरे लठेतों के हाथ पैर तोड़े पटक कर। शिवशंकर ने झूठे फायर किए, किंतु देवशंकर ने गोली दाग दी कलेजे पर। गोली खाकर भी उसने किसी की हत्या नहीं की। मरते मरते उसने शिवशंकर और देवशंकर को घायल ही किया। वो जान ले सकता था। अंत में गांव की ओर भागा नहीं, वो निश्चय ही मेरे पास आ रहा था, मेरी पत्नी के आंचल में मुंह छिपाकर सोने के लिए, रघुवर महतो के कूप का पानी पीने के लिए, संतोखी की बेवा के हाथ से केला खाने के लिए, मेरे बेटे के हाथ से फरही गुड़ खाने के लिए। कुछ दूर आया, डगमगाया, गिरा। मैंने उसके कान के पास मुंह लाकर पुकारा, किशन रे, हाय, मैंने तुझे पहले क्यों ना पुकार लिया। लेकिन मैं जानता हूं आज तू मेरे पुकारने पर भी नहीं आते। तुम धर्मयुद्ध से कैसे मुंह मोड़ सकते थे। अब मैं पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों के क्या जवाब दूं। अंत में पुलिस की रपट है, मैंने गांव में अशांति फैलाई है। उत्तर में निवेदन है, गांव में सर्वत्र शांति विराज रही है, पवित्र शांति। गांव के छोटे बड़े किसानों ने अपने बटाईदारों से कह दिया है, जहां जी में आए ले जाओ फसल काटकर। शिवशंकर को उसका हिस्सा भदई धान मिल चुका है। कन्हाई बाबू की फसल बटाईदारों ने कन्हाई बाबू के खलिहान पर ही रखी। कहीं भी किसी किस्म की अशांति नहीं। किशन की मृत्यु के बाद कुछ लोग उत्तेजित हुए थे अवश्य, किंतु रामधुन सुनकर वे शांत हो गए। रात भर उसकी लाश को घेर कर निर्गुण गाए गए। सुबह को धूमधाम से माटी दी गई। उसकी समाधि पर आसपास के 10 लोगों ने, गांव के 10 लोगों ने आंसू से गीली मिट्टी दी, बारी बारी से। औरतों ने आंचल पसार कर समाधि पर छाया दी। धूप, दीप और शंख ध्वनि अशांति नहीं फैलाती। घटना की खबर शहर पहुंची। खेतिहर मजदूर संघ के मंत्री जी आए, किसान सभा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए, दरोगा साहब आए। कौन कौन आए, कौन गए, मुझे कुछ नहीं मालूम। किशन की मृत्यु के बाद से ही मेरी बोली बंद थी, आंखें बंद थी। समाधि देने के समय एकत्रित लोगों ने बार बार जय ध्वनि की थी। सभी अपने को दोषी समझ रहे थे। किशन के बिना सभी अपने को असहाय अनुभव कर रहे थे। इसलिए कभी कभी सम्मिलित रुदन भी करते थे, हाय हाय कर। किंतु इससे भी शांति भंग नहीं हुई।
पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है, गर्मा गर्म भाषण दिए गए, लोगों को उभारने के लिए, हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए क्रांतिकारी गीत गाए गए। पर जहां तक मुझे याद है, भाषण किसी पेशेवर नेता ने नहीं दिया था। गांव के एक भावुक विद्यार्थी ने अपनी टूटी फूटी भाषा में तुतलाकर कुछ कहा था जरूर, लेकिन वो कोई गर्म बात नहीं थी। उसने कहा, जब आदमी के दुख को आदमी ने नहीं समझा, किशन महाराज ने पशु होकर भी आदमी का काम किया। आदमी का काम नहीं, देवता का। उसने अपनी जान देकर साबित कर दिया, हम जानवर से भी गए बीते हैं। और मेरे टोले की चंपा ने अपनी तीनों बहनों के साथ मिलकर विश्व कवि का प्रसिद्ध गीत गाया, यदि तोर डाक सुने न केहू आसे, तबे एकला चलो रे। दरोगा साहब ने लिखा है, समाधि पर लाल झंडे गाड़े गए हैं। इस बात पर इस विषाद भरे क्षण में भी मुझे हंसी आ रही है। गांव के किसी भी देवस्थल पर लाल सालुक का ही झंडा फहराया जाता है। हनुमान जी का झंडा हो चाहे मां चंडिका का, रंग तो लाल ही होता है। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जबकि आपने उनकी इस रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल किया, आपके नाम लाल बाबू का लाल किसी राजनीतिक लाल का संकेत है क्या? मैं आपके विनोद प्रिय मिजाज की सराहना करता हूँ। किशन महाराज की समाधि पर गड़े झंडे भी लाल हैं, स्वीकार करता हूँ। गांव की दर्जी ने झंडों पर पाड़े की आकृति बनाने की चेष्टा की है सफ़ेद कपड़े से। मुझे लगता है दरोगा साहब ने झंडों में अंकित किशन महाराज के सींगों को हंसिया समझा, पैरों को हल, पूंछों को चक्र और मुंह को हथौड़ा। दोष उनकी दृष्टि का है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज़ में फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी तौबे एकला चलो रे। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।